शमशान। दूर एक शांत नीले समुद्र के किनारे और ठंडी हवा में झूमते नारियल के पेड़। ऐसी जगह पर कौन नहीं रहना चाहता, सबका सपना होता है। ऐसे ही किसी सपनों की दुनिया में चिराग और प्रेरणा ने अपना कदम रखा था। अभी अभी दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने एक बड़ा सा घर किराए पर लिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी चिराग के पास। गांव में पुरखों की जमीन और यहाँ खुद एक कंपनी में मैनेजर। जिंदगी की हर खुशी वो प्रेरणा को देना चाहता था। ये जो घर लिया था वो बिल्कुल समुंदर के सामने था। सामने नीला समुंदर और बाजू में फैले रेत का किनारा। रोज ये नया जोड़ा दूर तक टहलने निकल जाते, अपने सपनों में ही जैसे वो जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ बहुत सारी खुशियाँ हो वहाँ किसी की नजर जल्दी लग जाती है। ऐसा ही हुआ इन दोनों के साथ। उसके बाद जैसे इनके सपनों की दुनिया बिखर सी गई, जब एक अनजान काले साए ने इनकी सपनों की दुनिया में कदम रखा, जिसका चिराग और प्रेरणा को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला था। एक शाम दोनों बाहर घूमने चले गए। खाना खाकर घर वापस आए तो रात के 11 बज चुके थे। दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे तो सीधा सोने चले गए। दोनों को बेड पर लेटते ही नींद आ गई। रात के कुछ 1:30 बजे होंगे। खटाक, अचानक ही उनके बेडरूम की खिड़की खुल गई और बहुत जोर की हवा अंदर आने लगी। प्रेरणा की आंख खुल गई। उसने देखा तो चिराग सोया हुआ था। उसने उठकर खिड़की बंद की, लेकिन जैसे प्रेरणा अपने बेड की तरफ मुड़ी, खिड़की फिर से खुल गई। प्रेरणा को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की के पास कोई है। उसने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खिड़की का पर्दा हवा से उड़ने लगा। प्रेरणा ने फिर से हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भूत, चिराग, भूत। प्रेरणा की चीख ने चिराग की नींद तोड़ दी। चिराग उठकर प्रेरणा के पास भागा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? प्रेरणा जोर जोर से रोने लगी। चिराग, इस बंगले में भूत है। मैं ना यहाँ खिड़की बंद करने आई थी। मुझे लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब मैं बेड पर सोने आई और आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई और बस रोने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। चिराग ने उसे बेड पर बिठाया और पानी का ग्लास उसे दिया। पानी पीने के बाद प्रेरणा को अब थोड़ा ठीक लगने लगा। चिराग, मैंने देखा कि तुम्हारे बगल में एक भयंकर काला साया था जो मेरी जगह सो रहा था। मैंने उसे देखा तो वो भी मुझे ही देख रहा था। वो किसी औरत जैसी दिख रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है चिराग, प्लीज तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। और प्रेरणा फिर से जोर जोर से रोने लगी। चिराग ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला। वो रात कैसे भी बीत गई। सुबह हुई, लेकिन प्रेरणा सोई हुई थी। आज नाश्ता और टिफिन भी चिराग ने खुद ही बनाया। उसने नाश्ते की एक प्लेट तैयार की और साथ में कॉफी लेकर बेडरूम में चला गया। प्रेरणा अभी तक सो ही रही थी। उसने प्रेरणा को उठाया और अपने हाथों से नाश्ता करवाया। अब कैसा लग रहा है प्रेरणा? चिराग ने उससे पूछा। चिराग, क्या तुम आज घर नहीं रुक सकते? मुझे यहाँ बहुत अकेला महसूस होता है, प्रेरणा ने उससे कहा। चिराग ने कहा, देखो प्रेरणा, तुम डरो मत। कल जो कुछ हुआ वो शायद तुम्हारा वहम था। ऐसा होता है थकान की वजह से। और वैसे भी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर शाम को हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और इतना कहकर चिराग अपने ऑफिस चला गया। उसे दूर जाते देख प्रेरणा बस उसे निहार रही थी। आज घर में कुछ करने लायक नहीं था। खाना भी चिराग ने ही बनाया था। उसने सोचा कि मैं बाहर लॉन में बैठकर कुछ किताबें पढ़ लेती हूँ। प्रेरणा ने दोपहर का खाना खाया और लॉन में बैठकर किताबें पढ़ने लगी। उसे कल वाली बात बार बार याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे में ना सोचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वही काला साया, वही भयंकर चेहरा उसे किताब में दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें, जैसे खून था उसकी आंखों में। उसने झट से किताब दूर फेंक दी और बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उनके घर के बगल में
एक घर था। प्रेरणा की सारी हरकतें एक औरत देख रही थी। वो बाहर आकर प्रेरणा को आवाज लगाती है, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? तुम नए आए हो क्या यहाँ? आवाज सुनकर प्रेरणा थोड़ी होश में आई। अब वो भी उस औरत से बातें करने लगी। वो बूढ़ी सी औरत अब प्रेरणा के लॉन के बगल में बने दीवार के पास आकर उससे बात कर रही थी। एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ये घर काफी दिनों से बंद था। यहाँ पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने भी घर खाली कर दिया था। पता नहीं क्यों यहाँ कोई टिकता ही नहीं है। तुम लोगों ने सबसे पूछ कर ही लिया है ना ये घर? उस औरत ने जानकारी देते हुए कहा। हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख लिया होगा, घर उन्होंने ही देखा था। हमारी तो अभी अभी शादी हुई है। प्रेरणा ने अपने बारे में ज्यादा बताना सही नहीं समझा। उस आंटी के पति ने आवाज लगाई तो वो औरत अंदर चली गई। लेकिन प्रेरणा अब कुछ सोच में पड़ गई थी। ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? वो घर में अंदर गई, लेकिन अपने बेडरूम में जाने का उसका मन नहीं था। वो सोफे पर ही लेट गई। उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। दरवाजे की घंटी बजी। वैसे ही प्रेरणा की नींद खुली। वो दरवाजा खोलने गई तो दरवाजे पर चिराग था। चिराग, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारा दिन मैं सोई हुई थी। प्रेरणा ने चिराग के हाथ से उसका बैग लिया और एक जगह पर रख दिया। शाम को घूमकर आने के बाद उन्होंने खाना बाहर से ही मंगवा लिया। दोनों खाकर सो गए। रात को चिराग को प्यास लगी तो वो किचन में पानी पीने चला गया। तभी बाहर रास्ते के कुछ कुत्ते उनके घर की तरफ देखकर भौंक रहे थे। चिराग को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया। उसने इधर उधर देखा, उसे सब ठीक लगा तो वो अपने बेडरूम की तरफ वापस गया। उसने आते वक्त रूम का दरवाजा खुला हुआ रखा था, लेकिन अब वो बंद था। चिराग जैसे ही अंदर गया, अंदर का नजारा देखकर उसे चक्कर ही आने लग गए, क्योंकि प्रेरणा अपने बेड पर नहीं थी और वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले हुए बाल और लाल आंखें चिराग को घूर रही थी। वो ये सब देखकर एकदम से नीचे गिर गया। प्रेरणा अब धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी और उल्टी छत को जाकर चिपक गई। चिराग की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। ये सब क्या था, ये सोचने तक का उसके पास वक्त नहीं था। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा और बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया। वो रात भर सोफे पर ही बैठा रहा। अपनी पत्नी को छोड़कर वो कहाँ जाता? लेकिन चिराग के मन में अब सैकड़ों सवाल घूमने लगे थे। सुबह हुई। चिराग ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। प्रेरणा बेड पर ही सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चिराग ने उसे उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चला गया। शाम को उसके घर आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने बेल बजाई। प्रेरणा आज बहुत बदली हुई नजर आई। उसके बाल खुले हुए थे और बिल्कुल चुपचाप। खाने पर भी वो कुछ नहीं बोली और अपने रूम में जाकर सो गई। चिराग बहुत देर तक सोफे पर ही बैठकर सोच रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो बेडरूम में जाने के लिए जैसे ही अपना कदम रखता है, प्रेरणा का वो भयंकर रूप देखकर चिराग जैसे पत्थर बन जाता है, क्योंकि प्रेरणा अब भयंकर काली डायन बन चुकी। जैसे प्रेरणा ने काला साया बताया था, बिल्कुल उसी के जैसे। उसके बाल खुले हुए थे और लाल आंखें, मुंह से लाल खून बह रहा था। चिराग अब बहुत ज्यादा डर गया था। वो बाहर भागा, लेकिन तभी प्रेरणा भी बाहर आ गई और बाहर का दरवाजा खोलकर समुद्र के किनारे से भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई। बहुत अंधेरा था वहां। एक पेड़ के पास जाकर जमीन पर सिर रखकर वो बहुत ही अजीब सी आवाज में बोल रही थी। चिराग मदद के लिए यहाँ वहां भाग रहा था। क्या करे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बगल वाली आंटी एक आदमी को साथ में लेकर आ गई।
आप कौन हो? चिराग ने पूछा। उसे चिराग ने कभी नहीं देखा था। बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ। आंटी ने आगे कहा, मैंने तुम दोनों को बाहर भागते हुए देख लिया था, तभी मैंने अपने पहचान के तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करता था, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिए। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं अंधेरा जब ज्यादा हो तब यहाँ वहाँ घूमती है। जब अमावस्या हो तब उनकी ताकत बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसानी शरीर खोजती है और जिससे वो टकराए आत्माएं उस पर ही अपना कब्जा कर लेती है और वो उनके खून से अपनी प्यास बुझाकर खुद ताकतवर बन जाती है। अभी अमावस्या ही चल रही है। इन दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस्या के दिन उसकी मौत के साथ वो दुष्ट आत्मा अमर हो जाएगी। चिराग अब बहुत ज्यादा डर गया। वो हाथ जोड़कर उस तांत्रिक बाबा से प्रेरणा को बचाने की विनती करने लगा। आप प्लीज कुछ कीजिए बाबा, मेरी बीवी को बचाइए। उस तांत्रिक ने अपनी झोली में से थोड़ी राख निकाली। ये शमशान की राख है, हम वहाँ साधना करते हैं, ये उसके सर पर लगा दो, वो काबू में आ जाएगी। चिराग ने वैसा ही किया। बहुत जोर की चीख के साथ प्रेरणा नीचे गिर पड़ी। अब चिराग ने उसे अपनी गोद में उठाया और घर की तरफ चला आया। साथ में वो तांत्रिक और बूढ़ी आंटी भी थी। घर पहुंचते ही तांत्रिक ने घर को अपने मंत्रों से बांध दिया। प्रेरणा को सुलाकर वो सब बाहर आए। उसको एक काला साया दिखा था हमारे बिस्तर पर। बस उसी दिन से प्रेरणा बदल गई, चिराग ने बताया। तांत्रिक ने घर की दीवार को हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद की। ये काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है। उसे अमर होना है और वो उसे मारकर ही दम लेगा। ये बहुत शक्तिशाली है, इसे बांधना मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने गुरुजी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम उसको रूम के अंदर बंद रखो। वो तांत्रिक और आंटी चले गए। चिराग को अब बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे प्रेरणा की चिंता हो रही थी। सुबह से शाम तक वो बाहर चक्कर काट रहा था। शाम को अचानक रूम में से रोने की आवाजें आने लगी। चिराग, मुझे बचाओ प्लीज, ये मुझे क्या हो गया है? मुझे मरना नहीं है। चिराग, मुझे बचा लो। चिराग से रहा नहीं गया और उसने दरवाजा खोल दिया। प्रेरणा एकदम से शैतानी आवाज में बात करने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। चिराग ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन प्रेरणा ने अपने हाथ में एक बर्तन लेकर चिराग के सर पर मार दिया और चिराग बेहोश होकर वहीं गिर गया। रात होने के बाद वो तांत्रिक अपने गुरुजी के साथ चिराग के घर आया। चिराग को बेहोश पाकर वो समझ गए कि शैतान ने अपनी चाल चल दी और प्रेरणा को लेकर कहीं भाग गया। चिराग को पानी मारकर होश में लाया गया और गुरुजी ने वो रूम देखा जहां प्रेरणा को कैद किया गया था। उन्हें कुछ समझ आया। वो बोले, बेटा, समय कम है। ये साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों के बाद इसे कोई मनुष्य शरीर मिला है। अगर वो साया अमर हो गया और उसने इंसानी रूप धारण कर लिया तो वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हमें तुम्हारी बीवी को किसी भी हालत में बचाना ही होगा, नहीं तो कयामत होगी। चलो मेरे साथ। वो दोनों चिराग को लेकर शमशान में आए। वहां एक हवन चल रहा था। दोनों तांत्रिक वहीं बैठ गए और मंत्रों का पाठ शुरू किया। रात काली होती गई। चांद अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब अमावस्या अपने चरम पर थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए प्रेरणा वहां आ गई। वो बहुत भयंकर रूप में थी। उसके आने से वहां खून की बदबू फैल गई। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और प्रेरणा के पास जाकर मंत्र पुकारा और शमशान की राख उस पर दे मारी। प्रेरणा शांत हो गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकला। वो देखने में बिल्कुल प्रेरणा जैसा ही लग रहा था।
क्योंकि अब उसने प्रेरणा का रूप ले लिया था। पहचानना मुश्किल था कि कौन प्रेरणा है और कौन वो साया। गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। इतने में वो डरावनी आत्मा अपनी चाल चलना शुरू कर देती है और गुरुजी के साथी तांत्रिक को मार डालती है। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा, लेकिन उनके मंत्रों के सामने वो टिक नहीं पाया। ये सब हड़बड़ी में वो मंत्रों वाला त्रिशूल कहीं नीचे गिर गया। वो ढूंढने गुरुजी जैसे ही झुके, वैसे ही डायन ने गुरुजी को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। उन्होंने चिराग को इशारा किया और त्रिशूल से उस साए को खत्म करने के लिए कहा। गुरुजी की मौत से मानो वो काला साया खुशी से कूदने लगा और इतने में ही वहां हर तरफ चीखें गूंज उठी। वो काला साया अब अपने मुकाम पर जाने वाला था। उसे एक मानव का शरीर मिलने वाला था। वो साया झूम उठा। तभी चिराग ने उठकर मंत्रों वाले त्रिशूल से उसका अंत करना चाहा, लेकिन उसने वही त्रिशूल चिराग को मारकर उसे अपना शिकार बनाया। बुरी तरह घायल होकर चिराग नीचे गिर पड़ा। ये देखकर प्रेरणा अपना पूरा जोर लगाकर चिराग की मदद करने के लिए गई। अपने पति को यूं मरता हुआ वो कैसे देख सकती थी। वो साया और प्रेरणा आपस में भिड़ गए। अब कौन प्रेरणा है और कौन साया, समझ नहीं आ रहा था। चिराग ने उस त्रिशूल को उठाया। प्रेरणा ने इशारा किया और उस मंत्रों वाले त्रिशूल को चिराग ने उस खूंखार साए के सीने में दे मारा। उसे तड़पता देखकर चिराग ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और शमशान से बाहर भागा और वो दोनों जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। घर के अंदर जाते ही चिराग सोफे पर लेट गया। उसके सिर से खून बह रहा था। प्रेरणा ने चिराग को मरहम लगाया और चिराग को बेडरूम में सुला दिया। इतने दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पाया था। उसे सुलाकर प्रेरणा भी नहाने चली गई। उसके बाल खुले हुए थे और वापस आकर उसने कंघी उठाई और आईने में देखा और आईने में सिर्फ कंघी दिखाई दे रही थी और प्रेरणा गायब थी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। अमावस की काली रात। कहते हैं कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काले साए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर हमें परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही हो तो वो पूरी करने को वो तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती है। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कोई त्योहार होता है। वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। सिलवाड़ गांव में एक विशाल नाम का लड़का था। उसे अभी अभी शहर के अस्पताल में ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने विशाल को नई बाइक ला कर दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अब कुछ ही महीने हुए थे कि घर वालों ने उसके लिए लड़के देखनी चालू कर दी। ये बात जब विशाल को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी पे क्या है, मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब देखेंगे ना। अभी मुझे पैसे कमाने हैं, आपको घुमाना है। उसकी ये बात सुनकर विशाल के पिताजी को भी बहुत अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में भी सोचता है। उन्हें पता नहीं था, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को तो पूछते भी नहीं। यही सब विशाल के पिताजी सोच रहे थे। विशाल एक अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था। घर वालों में और आसपास की बस्ती में भी उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आया था। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई तो वो मार्केट में घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। विशाल घर के लिए निकला। साथ में कुछ सामान था। वो सब गाड़ी पर बांधकर निकल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे। आज रास्ता सुनसान था। बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही विशाल की नजर बाजू के एक बिल्डिंग पर पड़ी। नीचे बहुत से लोग दिया जला रहे थे। उसकी नजर उसके ऊपर गई। वहां एक सफेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी।
विशाल उसे देखते ही गाड़ी के ब्रेक लगा देता है। गाड़ी रुकी और विशाल जैसे थम सा गया। जादू भरी उसकी नजर और उसका चेहरा। विशाल तो बस उसे देखकर मन में मुस्कुरा रहा था। उसकी नजर उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया, पोम पोम। विशाल जैसे नींद से जाग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहां नहीं थी। चलो कल देखते हैं। ऐसे खुद को समझाकर वो घर की तरफ निकल पड़ा। उसे जाते हुए वो लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। विशाल घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वो बांट दिए, मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वो अपनी रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसे इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। वो उसे भुला ही नहीं पा रहा था। सुबह का इंतजार करते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह नाश्ता करके विशाल ने अपना टिफिन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर वो अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहाँ ऊपर नजर आई। अब विशाल ने उसे देखा और उसने भी। विशाल ने अपना हाथ दिखाया और उस लड़की ने भी। बस फिर क्या था, विशाल ने उसे नीचे आने के लिए कहा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया और अंदर चली गई। विशाल जरा सा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है, ये सोचकर मन में ही वो बहुत खुश हो रहा था। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की विशाल को कोई खबर नहीं थी। अगली शाम जब विशाल उसी रास्ते से जा रहा था, वो लड़की उसे सामने एक पेड़ के पास बैठी हुई दिखाई दी। विशाल बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो उस लड़की के पास गया। मेरा नाम विशाल है और तुम्हारा? मेरा नाम छाया है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में अकेले? विशाल ने सवाल पूछा। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? छाया के इस जवाब से विशाल ये तो समझ गया कि उसे भी वो पसंद था। अब रोज शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल विशाल बहुत देर से घर आने लगा है। खाना भी साथ नहीं खाता या कभी कभी तो बिना खाए ही सो जाता है। एक दिन विशाल उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहाँ से गुजरे। विशाल को देखते ही उन्होंने कहा, अरे विशाल बेटा, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, हाँ बस मैं निकल ही रहा था। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब विशाल सोने के लिए गया, एकदम से उसे अंकल की बात याद आई। उन्होंने उसे अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरी रात जब वो छाया से मिला तो उसने ये बात उससे पूछी। छाया, कल तो तुम मेरे साथ थी ना, लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? छाया ने कुछ सोचकर जवाब दिया, अरे वो अंकल के दिखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी विशाल ने कहा, छाया हम शादी कर ले क्या? मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी? छाया उठकर चली गई और जाते वक्त उसने हंसते हुए हाँ कहा। अब वो लड़की विशाल के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा था और विशाल खाना पीना तो जैसे भूल ही गया था। वो बहुत कमजोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसको उसी दिन शक हुआ कि उसकी लड़की को कुछ तो हुआ है। उसने ये बात विशाल के पिता को बताई। दोनों ने एक रात विशाल का पीछा किया। विशाल वही पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला, और बातें कर रहा था। विशाल के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया,
वो शैतानी रूह बहुत ही भयंकर और डरावने अवतार में उनके सामने प्रकट हो गई। मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते में कोई ना आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि विशाल एक रात वहां उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब विशाल अपने ऑफिस गया तब उसके पिताजी और वो अंकल उस पेड़ के पास एक तांत्रिक को ले गए। तांत्रिक ने कहा, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है, वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरी इच्छा? आपके लड़के की जान को खतरा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे शैतान अमावस में बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहां छाया को विशाल ने पहली बार देखा था। तो उन्हें पता चला कि उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो मर गई थी। अब तांत्रिक को सब कुछ समझ आ गया था। वो शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और विशाल की माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से ही विशाल को देखने लगे। काफी वक्त तक विशाल एक ही जगह पर बैठा हुआ था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन उसे आज अपने साथ लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने सामने जाकर देखा तो विशाल मर चुका था और उसके गले से खून टपक रहा था। छाया ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ली और चली गई विशाल की जान लेकर। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। हॉस्टल का वो रहस्यमयी कमरा। आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब संदीप मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग जिले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और संदीप एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और संदीप बहुत ही पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया। वैसे संदीप एकदम निडर लड़का था, उसे किसी बात से डर नहीं लगता था। संदीप हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। उस दिन संदीप बहुत ही सहमा हुआ सा था। मैंने उससे कहा, जो भी हुआ है मुझे बता दो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तब संदीप ने हकलाते हुए कहा, भाई रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साए को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है और फिर मैं वापस सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। मैंने अपने बेंच पर देखा कि मेरी किताबों पर काले काले धब्बे आ गए थे, लेकिन मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही थी तो मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाया। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आ गया, पर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, नहा लेता हूँ, शायद थोड़ा बेटर लगेगा। फिर जब मैं नहाकर अपना शरीर टॉवेल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे बाजू पर वैसे ही काले काले धब्बे पड़े हैं जैसा मैंने सुबह किताबों पर देखा था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, ये सोचकर कि शायद मुझे कोई एलर्जी या बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू के काले धब्बों को देखा तो डॉक्टर ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, अलग जगह की पानी की वजह से ऐसा हुआ है,
धीरे धीरे सही हो जाएगा। मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल में आ गया। हर रोज की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है। और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है। 2-3 बार आवाज आने पर मैंने रूम का दरवाजा खोला और देखा हर किसी का दरवाजा बंद था और गलियारे में भी कोई नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। मैंने फिर से दरवाजे को बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे की खटखटाने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसे देखकर मुझे अच्छा लगा, मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा कि ये सारी बातें मैं तुझे बताऊंगा और फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार हो रहा था। फिर मैंने बुखार की दवाई ली और कॉलेज आ गया और अभी तुझे आकर ये सब कुछ बता रहा हूँ। मैंने कहा, संदीप भाई, तो तू ऐसा कर, उस हॉस्टल को खाली कर दे। उसने कहा, हाँ यार, हॉस्टल तो मैं भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फीस हॉस्टल को दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, इसीलिए मुझे 2 हफ्ता और उस हॉस्टल में गुजारना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तो संदीप भाई, अब तू ही बता, मैं इसमें तेरी कैसे मदद करूं? संदीप ने कहा, यार 2 हफ्ते तक तू मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह सकता है क्या? मैंने कहा, संदीप, मेरे गांव की टिकट है और वो भी आज की। मैं तुझे बताना भूल गया था, मुझे आज ही गांव जाना है, वो भी कुछ जरूरी काम से। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तो 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा और उसके बाद मैं पक्का तेरे साथ आकर हॉस्टल में रहूंगा। संदीप ने कहा, ठीक है, लेकिन तू जल्दी आना। इसके बाद मैं संदीप को छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे जाने के बाद संदीप के साथ क्या हो गया, उसका पछतावा मुझे आज तक है। तो क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा संदीप के साथ? चलिए आगे सुनते हैं। 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा संदीप कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा कि संदीप को कॉल करता। मैंने कॉल किया पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया, उसके कई सारे मैसेजेस आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया था। ये मैसेजेस संदीप ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं उन्हें आज देख रहा था। संदीप ने उसमें लिखा था, मैंने तुझे कई बार कॉल किया यार, लेकिन तेरा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा है, इसीलिए मैं तुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है। मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी जिंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लेकर आना। तू मेरे भाई से भी बढ़कर है। बस इतना ही मैसेज संदीप ने मुझे भेजा था और उसी मैसेज के हिसाब से मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मुझे एक डायरी मिली। मैंने उस डायरी को खोला तो देखा ये संदीप की ही डायरी थी। मैंने देर ना करते हुए डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़नी शुरू कर दी। जहां तक संदीप ने मुझे अपनी कहानी बताई थी, उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहां संदीप ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहां नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वालों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, मैंने देखा मेरे फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा है। फिर मुझे लगा
कि शायद ये मेरे रूममेट ने किया होगा। रूम की इस हालत के बारे में मैंने हॉस्टल के मैनेजर से कहा और मैंने उन्हें अपना रूम नंबर बताया। मैंने उन्हें ये भी कहा कि मुझे शक है कि ये सब मेरे रूममेट ने ही किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने मुझसे जो कहा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी और कोई नहीं रहता। मैंने कहा, नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम कार्तिक है। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, कार्तिक नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था जिसकी लाश एक दिन उसी कमरे में मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था कि वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मैंने सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ, कुछ दिन कहीं भी रह लूंगा, पर यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अपने रूम में पहुंचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। मैंने उसे बहुत खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुलता। फिर मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुझे फोन लगाया, पर जब फोन नहीं लगा तो मैंने तुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए और तभी मेरे सामने कार्तिक की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में ये बाकी की सारी बातें लिखकर मैंने खिड़की से ही ये डायरी पेड़ के नीचे फेंक दी और इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। संदीप के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था, इसीलिए मैं संदीप की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और मैंने उनसे पूछा, संदीप कहाँ है? उन्होंने दुख से कहा कि 3 दिन पहले सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली और अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा, कैसे हुआ ये सब? तो उन्होंने कहा, किसी को कुछ नहीं पता, सभी को यही लग रहा है कि ये एक सुसाइड है। उन्होंने कहा, अब उस कमरे में ताला लग गया है और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सुनते हैं अगली भूतिया कहानी, रक्त पिशाचों का कहर। ये बात आज से लगभग 200 साल पहले की है, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी कि कोई इंसानों का खून पीकर उन्हें मार रहा है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं था जब ये खबर हमारे राज्य में भी गूंजने लगी। लोगों में ये खबर बहुत तेजी से फैलने लगी। प्रेत जैसे डरावने लोग जिनके 2 बड़े दांत हैं, वो हमारे राज्य में घुस आए हैं। उनके बारे में ये भी वहाँ के लोग कहते थे कि वो हवा की तरह तेज है। कुछ दिन बाद ही ये बातें सच होती दिखाई देने लगी। एक दिन एक लड़की अपने घर में सो रही थी, तभी वहाँ पर प्रेत जैसा दिखने वाला प्राणी उनके घर में घुस गया। उसके बाद वो प्रेत उसे शिकार बनाकर उसके गले को काट लेता है और उसका खून चूसकर उसे मार डालता है। उसके बाद तो जैसे मानो ये सिलसिला शुरू ही हो गया। आए दिन किसी न किसी आदमी या औरत की लाश मिलती थी। हर लाशों के गले पर दांत के निशान मिलते थे। तब सभी ने ये प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणियों का नाम रक्त पिशाच रखा। ये तो बस रक्त पिशाचों के कहर की शुरुआत थी। पिशाचों के डर से अब रात में लोगों ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि पिशाच रात को ही बाहर आते थे। पिशाचों को जो भी पसंद आता वो उन्हें अपना शिकार बनाकर उसका खून पीकर उन्हें मार डालते थे। और जब कोई आदमी या औरत उन्हें ज्यादा ही पसंद आ जाता तो वो उन्हें काट कर अपने जैसा बना लेते थे, जिससे वो आदमी या औरत अब इंसान नहीं रहते थे बल्कि उनके साथ ही चले जाते थे।
और उन्हीं पिशाचों की तरह पिशाच बनकर इंसानों का खून पीते थे। ये बात हमारे राजा को जैसे ही पता चली, उन्होंने इस बात की तहकीकात करने के लिए अपने सिपाहियों को इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए भेज दिया। उन्हीं सिपाहियों के सेनापति, जिनका नाम प्रताप सिंह था, वो बहुत ही बहादुर और निडर थे। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए इस बात की तह तक जाने का विचार बना लिया। ये राज्य में अपना भेष बदलकर प्रजा के बीच चले गए और वहाँ उनको पिशाचों के खौफ के कहर का पता चला। इस बात में सच्चाई है या नहीं, ये जानने के लिए 5 सिपाहियों को जंगल में भेज दिया गया। इन्हें लगा कि कोई शायद खूंखार जानवर होगा जो हमारे राज्य में घुस आया है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जब वो 5 सिपाही जंगल में थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो उन्हें किसी इंसान के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे दौड़ कर जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई उस इंसान का खून पी रहा है। ये देखकर वो अपना भाला लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और वो इंसान मर चुका होता है। ये सिपाही कुछ सोच पाते कि आखिर वो क्या बला थी, उससे पहले ही सबसे पीछे खड़ा उनका एक सिपाही गायब हो जाता है और थोड़ी देर में इनके ऊपर ही उस सिपाही की लाश मिलती है, जिसके गले में वही काटने के निशान थे। ये देखकर चारों सिपाही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो हर तरफ देखने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तभी सामने से बहुत तेजी से एक पिशाच उन पर हमला करता है और एक सिपाही को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। बाकी सिपाही उस पर अपना भाला चलाते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। तभी पीछे से एक और औरत पिशाच उनमें से एक सिपाही पर हमला करके उसे मार डालती है और बाकी के 2 सिपाही भी अपनी जान बचाकर जब बहुत तेजी से वहां से भागते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका पाला आज किससे पड़ा है। वो पिशाच चुटकी भर में ही उन दोनों को भी मार डालते हैं। जब सुबह होती है और सिपाही वापस नहीं आते, तब सेनापति प्रताप सिंह को ये बात खटकती है और इस बात का पता लगाने के लिए वो खुद सुबह उस जंगल में जाते हैं और उन्हें वहां उन 5 सिपाहियों की लाशें अलग अलग जगहों पर खून से लथपथ मिलती है। तब सेनापति को लगता है कि वो पिशाच शायद सच में है और वो शायद इसी जंगल में है। इसीलिए वो वापस जाते हैं और इस बार करीब 25 सिपाहियों के साथ वापस जंगल में जाते हैं, क्योंकि बाकी के सिपाही राजा की आज्ञा पर पूरे राज्य में फैले हुए थे। इसीलिए सेनापति के पास उस समय सिर्फ 25 सिपाही और बचे थे। सेनापति जंगल में वापस आकर 25 सिपाहियों के जरिए एक जाल बनाते हैं ताकि वो लोग पिशाचों को उसमें फंसा सके। वो घड़ी भी आ जाती है जब सेनापति सहित उन 25 सिपाहियों की जिंदगी और मौत तय होने वाली थी। रात होती है और सारे सिपाही छिप जाते हैं, पर पिशाचों के आगे उनका एक भी जाल उनका साथ नहीं देता। पिशाचों ने सिपाहियों के खून को सूंघ लिया था और वो जहां छुपे थे वहां पहुंचकर उन्हें मारने लगे। धीरे धीरे सिपाहियों में भगदड़ मच गई। तब सेनापति ने उन्हें अपने पास आकर एकजुट होकर पिशाचों से लड़ने के लिए कहा। जब बचे हुए सिपाही सेनापति के पास आकर खड़े हुए तो उनकी गिनती 25 से 13 हो चुकी थी। तभी उन्हें चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसके बाद एक सिपाहियों को जमीन से पेड़ों पर खींचकर पिशाच अपने साथ ले जाने लगे। सेनापति तब सिपाहियों को पेड़ों से दूर खड़े होने को कहते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि तुम अपने हथियार तैयार रखो। अब तक सिपाहियों की संख्या 6 हो चुकी थी। तभी 3 पिशाचों ने उन पर सामने से हमला कर दिया। सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ाई करने की कोशिश की, पर उनकी हथियार उन रक्त पिशाचों के आगे
कुछ भी काम नहीं आए। उन पिशाचों ने एक एक करके सेनापति सहित सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने इन पिशाचों का तोड़ ढूंढ लिया और फिर उन पिशाचों को मारा जाने लगा। धीरे धीरे पिशाच गायब होने लगे। पर कहते हैं कि पिशाच आज भी हमारे बीच इंसानों की तरह ही रह रहे हैं और समय आने पर ही बाहर आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सारी कहानियाँ? इन चारों भूतिया कहानियों में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।